हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपसे हिस्ट्री का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये एमसीक्यू आपका सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। और जितना भी इसमें क्वेश्चन है हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता से ही इसका सारा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। जो भी एमसीक्यू इसमें है ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही इसमें सारा का सारा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है लघु पाषाण काल और चौथा है नवपाषाण काल। तो आप सबको पता होगा इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल। और दूसरे पे आता है मध्य पाषाण काल और तीसरे पे आता है नवपाषाण काल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। तो यहाँ पर भीमबेटका गुफा कौन से राज्य में है आपको बताना है। तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश राज्य में है। और ये मध्य प्रदेश राज्य में कौन से शहर में है, ये भोपाल में दोस्तों स्थित है। ठीक है। और ये जो है यहाँ से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य यहाँ से आपको मिले थे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर भीमबेटका गुफा जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और ये कौन से मतलब जिले में है, ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी यहाँ पर ये स्थित है भीमबेटका गुफा। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। यानी कि कौन से युग में पत्थर के जो औजार थे वो सबसे पहले पाए गए थे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है नवपाषाण काल और दूसरा ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, तीसरा है लघु पाषाण काल और चौथा है मध्य पाषाण काल। तो यहाँ पर पूछा है पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे कौन से युग में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। पूरा पाषाण काल आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पूरा पाषाण काल। ठीक है। यहाँ पर इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। और यहाँ से आपको क्या मिले थे, कौन कौन से औजार मिले थे, हैंड एक्सेस मिले थे, स्क्रैपर्स मिले थे, ये सब जो है ये पूरा पाषाण काल से मिले थे। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सब इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए जो है बेनिफिट है आपको, चाहे CHSL हो, चाहे आपका जो है SI हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये वनडे एग्ज़ाम के लिए आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छा MCQ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी। यहाँ पर सबको पता है, अगर ऑप्शन न दिया होता तब भी आप इसमें बता देते सिंधु घाटी शहरों की गलियाँ कैसी थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी, चौड़ी और सीधी गलियाँ थी। तो यहाँ पर आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, चौड़ी और सीधी गलियाँ थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो गलियाँ थी चौड़ी थी और सीधी थी। और ये दोस्तों ये सभ्यता जो है सिटी प्लानिंग यानी कि नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। और ये साथ साथ जल निकासी प्रणाली के लिए भी ये प्रसिद्ध था। इस सभ्यता का सबसे खासियत यही है, ये सिटी प्लानिंग और जल निकासी के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, चौड़ी और सीधी जो है इसकी गलियां थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। यहाँ पर पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात लिपि थी। और दोस्तों ये अज्ञात लिपि क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर जो है चित्रात्मक लिपि इसको माना जाता था। यहाँ पर पेंटेड मिले थे यानी कि चित्र बने हुए मिले थे जिसको हम पढ़ नहीं सकते थे। तो ये इसीलिए इसको अज्ञात माना गया था। और ये दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में ये मिला था। ठीक है। और बड़ी बात ये है कि अभी तक ये अज्ञात है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था।
सबको पता है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम हो जाएगा मृतकों का टीला। ठीक है, यहाँ पर इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मृतकों का टीला। यहाँ पर यही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? और ये दोस्तों एसएससी सीजीएल में आया था। तो सबसे बड़ा भवन जो है धान्यागार हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें ये भी मार कर चले आते हैं कि विशाल स्नानागार, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा, धान्यागार जो है ये सबसे बड़ा भवन था। और जो विशाल स्नानागार था ये जो है सबसे बड़ा स्नानागार प्रसिद्ध था। यहाँ पर मोहनजोदड़ो की सभ्यता ये थी कि यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध स्नानागार इसको माना गया था। ठीक है, लेकिन अगर सबसे बड़ा भवन पूछा है तो सबसे बड़ा भवन हो जाएगा धान्यागार, और सबसे प्रसिद्ध अगर पूछा जाए तो सबसे प्रसिद्ध हो जाएगा विशाल स्नानागार। ठीक है, तो क्वेश्चन और ऑप्शन को देखते हुए आप ऑप्शन लगाइए, आंसर लगाइए, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? वही है, कहाँ मिला था जो है मोहनजोदड़ो में। यहाँ पर 8 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी? यहाँ पर पहला है आर्य सभ्यता के साथ, दूसरा है भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, और है तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, और चौथा है उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो देवी माता की जो पूजा है ये किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है, यहाँ पर अगर ऑप्शन ना भी दिया होता तब भी आप यहाँ पर बता देते। ये सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। यहाँ पर ये सभ्यता जो है देवी माता की पूजा यहाँ से संबंधित है। हुआ क्या था? तो हुआ ये था, हड़प्पा से एक मूर्ति मिली थी जिसको उन्होंने उर्वरता की देवी कहा था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देवी माता की जो पूजा है यहाँ पर आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, लोथल नाम स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का ये जहाजी माल घाट था। तो यहाँ पर लोथल जो है, एक बात ये भी है, लोथल इस सभ्यता का वाणिज्यिक राजधानी हुआ करता था उस टाइम का, और ये दोस्तों मुख्य साइट में से एक था। ठीक है, और ये 1955 में इसकी खोज SR राव द्वारा की गई थी भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर ये एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में इसको माना गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का ये जहाजी मालघाट था, और इसको वाणिज्यिक राजधानी भी इस सभ्यता का माना गया था। और ये 1955 में SR राव द्वारा इसका खोज किया गया था भोगवा नदी के किनारे। तो इतनी जानकारियाँ लोथल से आपको प्राप्त होती हैं। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सिंधु घाटी का ये जहाजी मालघाट था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो वही क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा लोथल। अभी आपको ऊपर लोथल के बारे में हम बताए थे, ये प्रमुख बंदरगाह में से एक था उस टाइम का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह में से एक माना जाता था वो लोथल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ से दोस्तों मिट्टी के बर्तन मिले थे, और ये यहाँ से ये भी मिली थी काली मिट्टी की, यहाँ पर चूड़ियाँ भी मिली थी, काली मिट्टी के आपको बर्तन भी मिले थे। और ये अगर हम बात करें कालीबंगा की, कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान में है, और यहाँ पर इसकी खोज हुई थी 1953 में, एक घोष द्वारा इसकी खोज हुई थी घग्गर नदी के किनारे। ये जो है कालीबंगन की जो है खोज हुई थी, और ये प्रसिद्ध है काली मिट्टी के पात्र के लिए, जो कि काली मिट्टी की बनी हुई
करती थी और ये यहाँ पर ये भी मिला था, काली मिट्टी का चूड़िया भी मिली थी, तो इसके लिए इसको माना गया था और यह इसी के लिए ये प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मिट्टी के पात्र के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? यहाँ पर सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत आपका हो जाएगा व्यापार। ये इनकी जो ताकत थी ये व्यापार थी और इस सभ्यता को दोस्तों शहरी सभ्यता भी, इसको सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता भी माना जाता था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, व्यापार इनकी जो है ताकत थी अर्थव्यवस्था की। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो सबको पता है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में जो धातु थी वो था लोहा। लोहा उस टाइम नहीं मिला था और लोहा का दोस्तों आविष्कार जो हुआ था 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये 750 मतलब ईसा पूर्व पहले ही ये बाढ़ आ जाने की वजह से ये सभ्यता पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। जब दोस्तों 1750 ईसा पूर्व में ही ये पूरी सभ्यता ख़त्म हो गई थी, तो ये उस टाइम लोहा था नहीं, तो लोहा का आविष्कार हुआ था जो है 1000 बीसी में और ये उसके पहले ही ये सभ्यता ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए ये जो है लोहा का जो है उस टाइम आविष्कार नहीं हुआ था। ये सिर्फ और सिर्फ सोना जानते थे, तांबा जानते थे, चांदी जानते थे, लोहा नहीं जानते थे, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सोतुगुई किस देश में है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अफगानिस्तान में है सोतुगुई। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी का कौन सा स्थान लूनी नदी के किनारे स्थित था? कौन सा स्थान लूनी नदी के किनारे था? तो यहाँ पर लूनी नदी के किनारे जो था वो धौलावीरा था। और बाकी अगर हम लोथल की बात कर लें, लोथल जो है भोगो नदी के किनारे था। और कालीबंगन की बात करें, कालीबंगन घग्घर नदी के किनारे था, अभी आपसे हम बात करे थे। और रोपड़ की बात करें, रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे था। तो यहाँ पर लूनी नदी के किनारे कौन सा हो जाएगा? धौलावीरा। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घरों का निर्माण करते थे, किससे करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग अपने घरों का निर्माण किससे करते थे? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पक्की ईंटों से करते थे, ठीक है, क्योंकि इनकी इमारतें भी पक्की ईंटों की ही बनी होती थी। और ईंटों का जो रेशियो था ये 4:2:1 के अनुपात में था, ठीक है। ईंटों का जो ये रेशियो का अनुपात था 4:2:1 के रेशियो के अनुपात में था, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें चनहूदड़ों की, तो वहाँ पर गोल ईंटें की मकानें मिली करती थी, वो भी जो गोल ईंटें होती थी वो कच्ची हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन अगर हम ये सिंधु सभ्यता की बात करें तो ये पक्की ईंटों की इमारतें यहाँ पर बनी हुई करती थी, जिनकी ईंटों का अनुपात था 4:2:1 के अनुपात में था और ये एल शेप का हुआ करती थी। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथ का मूर्तिकार मिला था? ठीक है, किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथकार का मूर्ति मिला था? पहला है लोथल और दूसरा है बनावली, तीसरा है दैमाबाद और चौथा है कालीबंगन। तो यहाँ पर हो जाएगा दैमाबाद, ठीक है। दैमाबाद में आपको ये जो है हड़प्पा समय के रथ का मूर्तिकार जो है यहाँ पर मिला था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम दैमाबाद की बात करें, दैमाबाद है कहाँ? तो दैमाबाद जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर में है और ये दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे है। ये जो सिंधु सभ्यता का जो है सबसे दक्षिणी स्थल इसको माना जाता था, यानी कि सिंधु सभ्यता का इसको दैमाबाद को सबसे दक्षिणी भाग भी माना जाता था, यानी कि एकदम किनारे का भाग माना जाता था, दक्षिण साइड का।
क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे, वो एक कौन थे? ठीक है, वो एक थे दयाराम साहनी जी थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। कहाँ की थी? रावी नदी के किनारे की थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु घाटी में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा जल संरक्षण के लिए धौलावीरा जो है प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 21 है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो यहाँ पर सबको पता है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और उससे बने जो उत्पाद थे वो उनका वही था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का अर्थ सबको पता है, वेद शब्द का अर्थ हो जाएगा ज्ञान। और जो है वेद शब्द जो है वैदिक वेद से जो शब्द बना है वो वैदिक शब्द से बना है। और यहाँ पर अगर हम आर्य का बात करें तो आर्य का मतलब ही जो है श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि एक सही हो जाएगा, ज्ञान से रिलेटेड हो जाएगा। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान से रिलेटेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो यहाँ पर पहला यूरोपियन मैक्स म्यूलर ही हो जाएगा। यही कहा था कि आर्य एक जाति हैं। और दोस्तों एक बात ये भी है, इसके मत को ही सबसे ज़्यादा वैलिड मानते हैं। ठीक है, और ये भी कहा था कि आर्यों का जो आगमन हुआ था वो मध्य एशिया से हुआ था। ठीक है, भारत में जो इनका आगमन हुआ था ये मध्य एशिया से इनका आगमन हुआ था आर्यों का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मैक्स म्यूलर। ठीक है, जो कि ये बोला था कि आर्य एक प्रकार के जाति हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? क्वेश्चन नंबर 24 है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु जो है इनका प्राचीनतम बस्ती हुआ करता था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जब ये आर्य आए थे तो सबसे पहले जो है अधिकार ये उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग पर ही इन्होंने अधिकार किया था आर्य ने। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो इसका पूछा है प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है, ये सप्त सिंधु पर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है। ठीक है, तो ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 25 का, मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर मुंडकोपनिषद की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या 108 है। लेकिन और बात करें वैलिड कितने को माना जाता है? 12 उपनिषद को जो है वैलिड माना जाता है। इसमें उपनिषदों की संख्या 108 है लेकिन 12 उपनिषद को जो है वैलिड माना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? 26 का आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है और ये दोस्तों 1500 BC से 1000 BC तक माना गया है। और जो 3 वेद हैं बाकी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं, ये 1000 BC से 600 BC माना गया है, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी कि इसके बाद माना गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, उपनिषद क्या है? पहला है महाकाव्य, और दूसरा है कहानियों की किताब, और तीसरा है हिंदू दर्शन का शास्त्र, और चौथा है
कानूनी किताब, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उपनिषद क्या है? यहाँ पर हो जाएगा हिंदू दर्शन का स्रोत। ठीक है, हिंदू दर्शन का स्रोत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से भारतीय संगीत की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है। कहाँ से खोजा जा सकता है? पहला है ऋग्वेद वैदिक संहिता से, दूसरा है यजुर्वैदिक संहिता से, और तीसरा है सामवैदिक संहिता से, और चौथा है अथर्वैदिक संहिता से। तो ये दोस्तों कहाँ से खोजा जाता है? भारतीय संगीत की उत्पत्ति को कहाँ से खोजा जा सकता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सामवैदिक संहिता से यहाँ पर खोजा जा सकता है जो है भारतीय संगीत की उत्पत्ति को। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जादुई आकर्षण और मंत्र किस वेद में दिए गए हैं? तो अच्छा क्वेश्चन है। जादुई आकर्षण और मंत्र किस वेद से दिए गए हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अथर्ववेद से दिए गए हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अथर्ववेद से दिए गए हैं, यानी कि अगर टोना, जादू, मंत्र आपको ये सब सीखना है तो आप अथर्ववेद उठा के पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। और दोस्तों ये जो है अथर्ववेद जो है सबसे नवीनतम वेद माना गया है। चारों वेदों में से ये सबसे नवीनतम वेद, इसको अथर्ववेद को माना गया है। और इसी वेद में आपको जादू, टोटका, मंत्र आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्न में से कौन सा वेद वेदात्रयी का भाग नहीं है? क्वेश्चन अच्छा है। निम्न में से कौन सा वेद वेदात्रयी का भाग नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अथर्ववेद जो है वेदात्रयी का भाग नहीं है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।